Jai Narayana students, we are studying chapter 3rd of class 10th economics, money and credit. This is the second part of this chapter where we are going to study about modern forms of money. So let's start. The first question that arises is what is money? देखिए, in the previous lecture, in the previous part, that is the first part, we studied about what is barter system. और वहाँ पर हमने barter system में कुछ problems देखी थी, जैसे कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट को हमने देखा था. ये प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन जो है वो सिर्फ तभी पॉसिबल है जबकि हम एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एक इंटरमीडिएट माध्यम को, एक मींस को यूज करें एक्सचेंज के लिए, जैसे कि मनी आजकल हम यूज करते हैं. बार्टर सिस्टम में एक गुड्स को दूसरे गुड्स से एक्सचेंज करना पड़ता था, जबकि वहां पर ये तभी पॉसिबल होता था जब दोनों तरफ से, यानी दोनों पार्टीज, जो सेल कर रहा है और जो परचेज कर रहा है, दोनों के पास वो गुड्स मौजूद हों जो कि वो दोनों एक दूसरे से चाहते हैं. अगर ऐसा नहीं होता था तो बार्टर काम नहीं कर पाता था. इसी का सोल्यूशन जो है वो मनी के थ्रू प्रोवाइड किया गया कि मनी को यूज करके आप एक इंटरमीडिएट मींस ऑफ एक्सचेंज के तौर पर मनी को यूज कर सकते हैं. जैसे कि आपने एग्जाम्पल में पीछे फर्स्ट पार्ट में पढ़ा कि शू मेकर जो है उसने मार्केट में एक किसी पर्सन को शूज बेचे और फिर उससे उसको पैसे मिल गए. अब उस पैसे को लेकर के वो किसी भी शॉपकीपर के पास जा करके वीट चाहता है तो वीट परचेस कर सकता है, राइस परचेस कर सकता है, कोई भी चीज़ परचेस कर सकता है. जबकि बार्टर सिस्टम में क्योंकि उसको वीट लेना था तो शू मेकर को एक ऐसे पर्सन, एक ऐसे सेलर की तलाश थी जो कि वीट एक्सचेंज करना चाहता हो और उसके बदले में शूज की जरूरत उस व्यक्ति को हो जिसके पास वीट है, तभी बार्टर काम करता. तो यहाँ पर मनी इस तरीके से हेल्प करता है. इसी से डेफिनेशन निकल के आती है मनी की कि मनी क्या है. तो हम बोलेंगे मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड इट अलाउज पीपल टू ऑब्टेन व्हाट दे नीड टू लिव. इससे जो भी आपको जरूरत है आप उस चीज को ऑब्टेन कर सकते हो, खरीद सकते हो पैसे का इस्तेमाल करके. फिर आपको डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट जैसी जरूरत महसूस नहीं होगी, वो प्रॉब्लम आप फेस नहीं करेंगे. द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट आर द मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसीज. क्योंकि हमने जब हम मनी की बात करते हैं तो मनी कई फॉर्म्स में अवेलेबल है. खासकर आज के समय पे तो ज़्यादा ही फॉर्म्स आ गए हैं उसके, लेकिन फिर भी जो आपकी बुक में दिए हैं पहले हम उस पर डिस्कशन कर लेते हैं. तो देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ मॉडर्न मनी. एक तो कॉइन्स के फॉर्म में जो आप जानते हैं यूज करते हैं, दूसरा करेंसी नोट्स होते हैं, एंड द थर्ड वन इज डिपॉजिट्स विद बैंक. इन तीनों को एक एक करके हम लोग समझेंगे. तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कॉइन्स की. कॉइन्स जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, जो सबसे अर्लियर फॉर्म ऑफ मनी था वो कॉइन ही था. और बार्टर सिस्टम के बाद उसमें जो प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व करते हुए कॉइन्स को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ किया जाने लगा. जहाँ पर कि आप इस इमेज में कुछ पुराने एंशियंट कॉइन्स इंडिया के यूज से देख रहे हैं जो यूज़ हुआ करते थे एक्सचेंज के लिए. और इनसे पहले या तो बार्टर सिस्टम काम करता था या तो फिर कैटल्स को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज किया जाता था फॉर परचेजिंग एंड सेलिंग समथिंग. सो दिस इज द यूज ऑफ कॉइन्स. आज भी हम लोग यूज करते हैं कॉइन्स, आप जानते हो 10 रुपीज कॉइन्स, 5 रुपीज कॉइन्स अभी आप यूज कर रहे हैं करेंटली. तो कॉइन्स आर ऑल्सो फॉर्म ऑफ मॉडर्न करेंसी, बट देयर यूजेस आर लिमिटेड नाउ. उसके यूजेस जो हैं वो कंपैरेटिवली पहले से अभी कम है, क्योंकि अब हमारे पास अदर मीन्स ऑफ मनी, अदर या कह सकते हैं अदर फॉर्म्स ऑफ मनी भी आ चुके हैं. दूसरा जो मनी का फॉर्म है वो आप जानते हो करेंसी नोट्स होते हैं. तो हमारे जो करेंसी नोट्स जो आज अवेलेबल हैं वो एक कागज़ के टुकड़े पर बनाए जाते हैं, जैसा कि आप जानते ही हैं. तो इनकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती है, बट इनको हम एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज यूज कर पाते हैं क्योंकि इनको गवर्नमेंट ऑथराइज करती है. ठीक है. तो मॉडर्न करेंसीज जो हैं वो प्रीशियस मेटल से नहीं बने होते. जैसे पहले आपने देखा कि गोल्ड, सिल्वर और कॉपर के कॉइन्स बनाए जाते थे, तो वो काफ़ी प्रीशियस होते थे और मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज होते थे. बट अभी हमारे पास जो नोट्स हैं, जो करेंसी नोट्स हैं, वो कागज़ के टुकड़े पर बने हुए होते हैं और उस पर जो सेंट्रल बैंक होता है किसी कंट्री का, उसका अप्रूवल होता है, उसका सिग्नेचर और स्टैंपिंग होती है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
जैसे हमारे यहाँ है तो उसका बैंक आरबीआई है जो कि इस काम को करता है, गवर्नमेंट के बिहाफ पर वो नोट्स को प्रिंट करता है और उनको ऑथराइज करता है गवर्नर ऑफ आरबीआई, जिसके थ्रू कि हम उसको बाद में एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज कर पाते हैं। तो जैसा कि हमने बात करी कि जो मॉडर्न करेंसी है या ये कहें करेंसी नोट्स जो हमारी हैं, दे आर मेड विद यूजिंग अ पेपर, तो वो पेपर का यूज करके बनाए जाते हैं और उस पर जो है गवर्नर का साइन होता है और ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ऑथराइज्ड होता है। तो इसको एक कागज के टुकड़े की खुद की तो कोई वैल्यू नहीं होती है ना, आपके पास भी बहुत सारे पीस ऑफ पेपर हैं लेकिन उनकी कोई वैल्यू नहीं है। बट वो जो नोट्स होते हैं उनमें ऐसा क्या खास है कि उसको एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज हम यूज कर सकते हैं या उसको एक्सेप्ट किया जाता है या करना पड़ता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो उसके लिए आंसर है कि हम इन नोट्स को, जो करेंसी नोट्स होते हैं, उनको एक्सेप्ट करते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज्ड होते हैं, गवर्नमेंट इसको ऑथराइज करती है। हमारे यहाँ जैसे कि हमने बताया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो करेंसी नोट्स को प्रिंट करती है और इशू करती है सेंट्रल गवर्नमेंट की बिहाफ पर, और इसके लिए लॉज भी बनाए गए हैं कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड करेंसीज होंगी उसको कोई भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन यूज कर सकता है फॉर मीडियम एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और इसको कोई भी पर्सन दूसरा जो जिसको ये करेंसी दी जाएगी वो उसको मना नहीं कर सकता लेने से, क्योंकि ये लीगल नोट्स हैं, दे हैव लीगल सैंक्शन। लीगली एन इंडिविजुअल इज बाउंड टू एक्सेप्ट दीज नोट्स एज पेमेंट। जैसे कि अभी पुराने वाले जो नोट्स बंद हो गए नोटबंदी के बाद, अगर उसको आप किसी को दोगे तो वो उसको मना कर सकता है, बिकॉज दे आर नॉट लीगल टेंडर, दे आर नॉट ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट नाउ। बट जो अभी नए नोट्स हैं जो वर्क कर रहे हैं, जो चलन में हैं अभी, उनको अगर आप दोगे तो नो इंडिविजुअल कैन डिनाई टू एक्सेप्ट दीज नोट्स फॉर ट्रांजेक्शंस। इसीलिए ये एक्सेप्टेबल होते हैं। यानी कि जरूरी क्या है, जरूरी है गवर्नमेंट का ऑथराइजेशन। जिस भी कागज के टुकड़े को गवर्नमेंट ऑथराइज कर देगी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, वो लोग एक्सेप्ट करेंगे फॉर देयर ट्रांजैक्शंस। द नेक्स्ट वन इज डिपॉजिट्स विद बैंक्स। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग बैंक के अंदर कुछ पैसे अपने जमा कराते हैं, डिफरेंट टाइप्स के अकाउंट्स भी होते हैं, सेविंग अकाउंट्स हैं, करंट अकाउंट्स हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट्स हैं, है ना। तो ये कैसे काम करता है और इसमें इसको हम कैसे एज अ फॉर्म ऑफ करेंसी में ले रहे हैं। तो हमने कॉइन्स पढ़ लिए, करेंसी नोट्स पढ़ लिए, और जो तीसरा मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी है दैट इज डिपॉजिट्स विद द बैंक्स, जिनको कि हम डिमांड डिपॉजिट भी कहते हैं। तो देखिए, कोई भी पर्सन जो कि सैलरी पर काम करता है या जो अर्निंग करता है, उसको एक समय पर कुछ एक सर्टेन अमाउंट की ही ज़रूरत होती है डे टू डे ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। जैसे कि हो सकता है आपके परिवार में किसी की सैलरी 60,000 हो, किसी की 50,000 हो, किसी की 40,000 हो। तो ऐसा नहीं है कि उनको मान लीजिए मंथ के लास्ट में अगर वो पैसे मिले तो वो पूरे पैसे उनको ज़रूरत ही है, मतलब वो घर खर्च में उनको यूज़ करने ही है। भाई 10,000, 20,000, 25,000 कुछ वो इस्तेमाल करेंगे, बाकी जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है उनके पास, उसको वो क्या करते हैं, उसको वो बैंक्स में जा करके जमा करते हैं। ठीक है, तो एक समय पर कुछ दिनों का आप खर्च अपने पास रखते हो, बाकी को जो अमाउंट होता है वो आप क्या कर सकते हैं, अब जो भी अकाउंट में आपने डिपॉजिट किया है, आपके नाम से बैंक में अकाउंट होता है, आप उसमें जो है जो भी एक्स्ट्रा पैसे आपके पास हैं कैश, वो आप बैंक के अंदर डिपॉजिट कर सकते हो। अब बैंक में जब आप डिपॉजिट करोगे तो आपको बैंक इंटरेस्ट भी उसमें कुछ प्रोवाइड करेंगे। मतलब अगर आपने वो पैसे अपने पास रखे होते तो आपको वो पैसा इंक्रीज नहीं होता, लेकिन जब आप उसको बैंक में रखते हो तो 5%, 6% इस तरह से कुछ आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिलता रहता है। तो इसमें आपको दो फायदे हो गया बैंक डिपॉजिट करने से। अगर आपसे बेनिफिट्स पूछे जाएंगे तो आप दो फायदे लिख सकते हो। एक तो ये हो गया कि आपका मनी सेफ है विद द बैंक्स, भाई घर पे रखोगे, कोई चोर डकैत को पता चल गया तो उठाकर ले जाएगा, और तो सेफ हो गया। दूसरी चीज, उसके ऊपर आपको कुछ इंटरेस्ट भी मिल रहा है तो आपका पैसा भी इंक्रीज होगा। उसके अलावा बैंक में रखने का एक और एडवांटेज ये है कि जब भी आपको जरूरत हो उस पैसे को निकालने की, आप निकाल भी सकते हो। आप बैंक में जाकर के विड्रॉल स्लिप आती है उसको फिल करके निकाल सकते हैं, या फिर आपको एटीएम कार्ड बैंक की तरफ से मिलता है, वो एटीएम में आप जाकर यूज करके अपने अकाउंट से पैसे विड्रॉ भी कर सकते हो, उसको कहते हैं विड्रॉ करना। अब क्योंकि आप जब चाहो तब, यानी कि अपनी डिमांड पर, जब आपको डिमांड हो पैसे की
तब आप अपना पैसा बैंक के डिपॉजिट से निकाल सकते हो। इसलिए इसको हम लोग डिमांड डिपॉजिट भी कहते हैं। यानी जो बैंक के पास आप पैसे डिपॉजिट करते हो तो उसको बैंक डिपॉजिट के अलावा डिमांड डिपॉजिट भी कहते हैं, क्योंकि जब भी आपको पैसे की डिमांड हो आप वहां से पैसे अपने निकाल सकते हो, डिपॉजिट जो आपने किए हैं। अब डिमांड डिपॉजिट में एक और फैसिलिटी है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि अगर आपको किसी को पेमेंट करना है, अभी तो हमने बात करी कि पैसा आपका सेफ रहेगा, उस पर आपको कुछ अर्निंग भी हो जाएगी, फिर आप उसको जब चाहे निकाल भी सकते हो। लेकिन अगर मान लीजिए आपको किसी को पेमेंट करनी है पैसे, तो दो तरीके हैं, या तो आप बैंक में जाओ, पैसे अपने निकालो अकाउंट से और फिर उसको ले जाकर जिसको भी आपको पैसे देने हैं उसको दे दीजिए, या तो फिर आप ये भी कर सकते हो कि बैंक के थ्रू आप एक बैंक से आपको एक चेकबुक मिलेगा तो आप चेक इशू कर सकते हो, जिस पर्सन को आपको पेमेंट करना है उसके नाम पर आप एक चेक इशू कर दो। उसमें कॉलम रहता है कि किसके नाम से आपको ये चेक, यानी किसको आपको ये पैसे पे करने हैं, फिर कितना अमाउंट पे करना है। आपकी बुक में बना भी हुआ है, ये एक सैंपल बना हुआ है जिसमें कि वर्ड्स में लिखा रहता है अमाउंट, फिर एक बॉक्स होता है जिसमें कि नंबर्स में अमाउंट लिखा रहता है, नीचे आपका साइन होगा और उस चेकबुक पे आपका अकाउंट नंबर वगैरह सारी डिटेल्स रहेंगी। तो आप जब अपना साइन करके उसको किसी के नाम से इशू कर दोगे चेक को, तो वो चेक लेकर के जो भी पर्सन है जिसको आपने पेमेंट किया है, मान लीजिए आपने एक्स एक पर्सन है जिसको आपको 10,000 रुपये पे करने थे, तो आपने अपना चेकबुक उठाया, उसमें 10,000 रुपये लिख करके साइन करके उसको दे दिया, उसका नाम डाल दिया कि इसको हम दे रहे हैं। जब वो जाएगा बैंक में, आपके बैंक में लगा दिया उसने चेक, तो वो बैंक को ये इंस्ट्रक्शन, जब आपने वो चेक ड्रॉ किया तो इसका मतलब आपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दिया कि भाई हमारी तरफ से जो पैसा हमारा आपके डिपॉजिट में पड़ा हुआ है उसमें से निकाल करके 10,000 रुपए इस एक्स को पे कर दीजिए। तो बैंक के थ्रू आप पेमेंट भी दे सकते हो किसी को बिना कैश निकाले भी। एक तो डायरेक्ट कैश निकाल के विड्रॉ कर लो फिर दे दो, या तो चाहते हो कि डायरेक्ट वो बैंक ही पैसे पे कर दे क्योंकि वो ज़्यादा सेफ होगा। ठीक है, मान लीजिए आपको बड़े अमाउंट्स किसी को पे करने हैं तो आप कैश लेके उतना जाओगे तो खतरा है, तो आप डायरेक्ट बैंक में आपने डिपॉजिट कर रखे 2-4 लाख रुपए, आपने डायरेक्ट चेक काट के दे दिया, वो पर्सन जा करके बैंक से वो पैसे ले लेगा, फिर उसकी जिम्मेदारी कि वो उस पैसे को कैसे सेफली अपने पास रखेगा या ले जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग कह सकते हो बेनिफिट ऑफ बैंक। इसके अलावा आजकल कार्ड के थ्रू पेमेंट हो जाता है, आप कार्ड के थ्रू पे कर सकते हो, यूपीआई के थ्रू पे कर सकते हो, तो वो चीज़ें भी आप मेंशन कर सकते हो, लेकिन क्योंकि ये बुक में नहीं है इसलिए हमने इसको यहाँ पर कवर नहीं किया है। सो दिस वॉज इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, तो आप उसके लिए लाइव क्लासेस में पूछ सकते हैं या आप व्हाट्सएप के थ्रू भी अपने क्वेश्चंस को हम तक पहुंचा सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड जय नारायण।